गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का जो चैप्टर है रोटेशनल मोशन, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। इस चैप्टर में आज अपन 3 डेरिवेशन करने वाले हैं। थोड़ी छोटी छोटी है इसलिए 3 है एक वीडियो में, बट तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो बारी बारी से तीनों डेरिवेशन शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन डेरिवेशन करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के आर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जहां पे अपने को पता है आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला mr स्क्वायर होता है, ओमेगा अपनी एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, ये अपना फॉर्मूला होता है। इसको हमको डिराइव करना है। अब मान लो हमारे पास ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पे की रिजिड बॉडी है जो रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके आजू बाजू रिवॉल्व हो रही है। ठीक है, अब मान लो मैंने इससे एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे एक डीएम मास का एलिमेंट ले लिया। ठीक है, डीएम मास का एलिमेंट ले लिया, मैं इसके लिए स्टडी करूंगा। ठीक है, अब मैं इसके लिए स्टडी करके अब मैं एक काम करता हूं। सबसे पहले मुझे इसकी निकालनी है और इसकी निकालते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले इसको अपन लिखेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो अब हमको क्या करना है, एक मास तो अपन ने काट लिया ऐसा डीएम मास का, एक अपन ने डीएम मास का एलिमेंट काट लिया यहाँ से। अब ऐसे ही अपन और भी काट सकते हैं, जैसे मैंने एक और डीएम मास का एलिमेंट यहाँ से ले लिया। ठीक है, ये भी r डिस्टेंस पे, तो मैंने ऐसे ऐसे अलग अलग एलिमेंट काट लिए। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखूंगा, सबकी अलग अलग होगी हाफ। अब यहाँ तो मैंने चलो डीएम दिखाया, बट मैं इनकी सबका मास अलग लेके चलूंगा। हाफ m1, क्योंकि इनके मास अलग अलग हो सकते हैं इसलिए मैं सबके मास अलग लूंगा। हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है रोटेशनल मोशन जब हो रहा होता है तो जो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी सबकी सब साथ में रोटेशन करेंगे, सब सेम एंगल पे वेलोसिटी उनकी रहेगी, सबकी एंगुलर वेलोसिटी इन शॉर्ट सबकी सेम रहेगी। लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी होती है ना, वो डिपेंड करती है रेडियस पे। मतलब मान लो हो सकता है कोई यहाँ पे हो तो उसकी रेडियस अलग हो, मतलब अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, इसलिए अपन कहते हैं कि इसकी जो वो वाली वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी वो सबकी अलग रहेगी। मास भी यहाँ पे सबका अलग हो सकता है, तो अपन सबका अलग मास यहाँ पे लेके चलेंगे। क्योंकि सब अपन यहाँ पे अब किस तरह से सॉल्व करेंगे देखना। सबसे पहले मैं हाफ को कॉमन ले लेता हूँ सब में से, ये डैश करके इससे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब हाफ मैंने क्या करा यहाँ से v1, अब हाफ तो मैंने बाहर ले लिया। अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे m1 v1 स्क्वायर बचा यहाँ पे, प्लस m2 v2 स्क्वायर बचा यहाँ पे, प्लस m3 v3 स्क्वायर बचा, ऐसे डैश डैश करके बचा। अब मैं एक काम करता हूँ, v का फॉर्मूला होता है ना, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v का फॉर्मूला होता है। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी का, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे m1, अब v1 है तो v1 की जगह ओमेगा सबका सेम रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन रोटेशनल मोशन। सारे पार्टिकल्स के एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, क्योंकि वो रेडियस वगैरह किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है एंगुलर। अगर ये मतलब ऐसे इस तरह एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रिवॉल्व कर रहा है तो हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगी, इसलिए मैंने एक साथ सबके ऊपर दिखा दी है, सबकी सेम रहती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे रेडियस, यहाँ तो चलो मैंने सब दिखा दिए, रेडियस इसका r1 मान लो, इसका r2 लिख देते हैं क्योंकि सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डीएम लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे मास सबके अलग लिए। इसको डीएम ना, क्योंकि मैं इसको मान लो अगर m1 कह दूं या इसको m2 कह दूं तो अलग अलग पार्टिकल्स का ऐसे मास होगा अलग अलग। ठीक है, अब v1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा r1 है ना, ओमेगा r1 का स्क्वायर प्लस m2 ओमेगा r2 स्क्वायर प्लस m3 ओमेगा r3 स्क्वायर। ठीक है, प्लस डैश 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 से चलता रहेगा। अब यहाँ पे आप एक चीज ये भी नोटिस करिएगा कि ओमेगा सबका सेम है, तो मैं ओमेगा भी कांस्टेंट ले सकता हूँ। हाफ ओमेगा, ओमेगा सबके लिए बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे m1 r1 स्क्वायर बचेगा, प्लस m2 r2 स्क्वायर बचेगा, प्लस m3 r3 स्क्वायर बचेगा, प्लस डैश 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 इसे चलता रहेगा। अब आप ध्यान से देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो जनरल फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर। ठीक है, तो mr स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो मैं एक काम भी कर सकता हूं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हर एक पार्टिकल का। छोटे छोटे जो मैंने अलग अलग पार्टिकल्स काटे ना, इसको डीएम तो मैं हटा ही देता हूँ ना, अगर मैंने m1 m2 लिख लिया है तो। ठीक है, वैसे इसका मास काफी छोटा होगा, तो अब एक तरह से इसको m1 m2, तो मैंने यहाँ पे m1 m2 लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया m1 m2। बट आप दिमाग में एक पर्सपेक्टिव रखिए कि मास काफी छोटे हैं, एक तरह से डीएम मास ही है, पर यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने m1 m2 कहा है, बट होते हैं मास छोटे छोटे मास है, बहुत डीएम मास है देखा जाए तो। अब यहाँ पे सबका अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m1 r1 सारे फैक्टर सबके अलग अलग है, 1 2 3 वाले।
ठीक है। तो यहाँ पे सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। अब मैंने ऐसे काफी सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दिया, तो इस पूरे का मोमेंट ऑफ पूरी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। सबको ऐड करा है ना, देखो तो ये बन जाएगा अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम हो जाएगा आई मतलब इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरा जो घूम रहा है ना ये, और यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा क्योंकि देखो ना यहाँ पे होल पे स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा, R1 स्क्वायर तो मैंने लिख दिया, तो ओमेगा स्क्वायर और ये आई बनेगा पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मेरी आ गई के आर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आप जैसे अपन लीनियर वाली काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं हाफ mv स्क्वायर, तो इधर मास का एनालॉग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वेलोसिटी का ओमेगा होता है, तो ये एनालॉग के हिसाब से भी आप देख सकते हो, ये डेरिवेशन होती है। अगली अपनी डेरिवेशन है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क क्या होता है, जिससे वहां फोर्स होता था, तो यहाँ पे अपन टॉर्क पढ़ते हैं, जैसे अपन बाकी के चैप्टर्स में अपने काइनेमेटिक्स वगैरह में फोर्स पढ़ा है, यहाँ पे टॉर्क होता है। जैसे वहां पे अपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा है, यहाँ पे अपन एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं। तो अपन टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का एक रिलेशन निकालेंगे। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो अपना एंगुलर मोमेंटम होता है ना, वो होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आर एक रेडियस होती है, एक डिस्टेंस होती है आर, मतलब रेडियस ले लो एक तरह से, आर क्रॉस पी लिखते हैं अपने को, है ना, इसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है ये अपना एंगुलर मोमेंटम है। अब मैं यहाँ पे एक काम ये कर सकता हूं, एल वेक्टर इज इक्वल टू, अब इसका ये मोमेंटम है और ये इसकी रेडियस है। ठीक है, अब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूं, क्योंकि आप ध्यान से देख सकते हो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूं, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पे। अब सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन इसको एज इट इज रखते हैं, आर वेक्टर डीपी वेक्टर बाय डीटी। आपको प्रोडक्ट रूल पता है ना, यू क्रॉस वी, तो यू मतलब यू डैश यानी यू का डिफरेंशिएशन वी एज इट इज प्लस वी का डिफरेंशिएशन यू एज इट इज। तो मैं आपको यहाँ पे लिखने की जगह नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसका यहाँ पे इस तरह होता है, पहले इसको एज इट इज रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसको एज इट इज रखेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी आर वेक्टर बाय डी। तो एक एक करके दोनों का डिफरेंशिएशन होता है, और जब एक का डिफरेंशिएशन होता है दूसरा एज इट इज लिखा जाता है। तो दिस इज अपना प्रोडक्ट रूल। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये अब तक बेसिक मैथ्स वगैरह में, तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे मैंने लगा के बता दिया। अब आपको पता होगा, अपन ने जो पढ़ा है काइनेमेटिक्स में पढ़ रखा है कि डीपी वेक्टर बाय डीटी फोर्स होता है बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो मोमेंटम का डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट फोर्स। तो मैं इसको लिख सकता हूं फोर्स, इसको मैं लिख सकता हूं फोर्स प्लस मोमेंटम एफ वेक्टर लिख देता हूं मोमेंटम, और डी आर वेक्टर बाय डी। आर एक तरह की डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस मतलब एक तरह से लेंथ है ना, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, बीच में क्रॉस लगेगा। ठीक है, ये बीच में इनके क्रॉस आएगा, देख सकते हो। वैसे भी ये मल्टीप्लाई में, ये तो मैं इनको क्रॉस से दिखा रहा हूं, एक तरह से वो भी मल्टीप्लाई मैंने दिखा दिया। ठीक है, बट यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है वो इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज ये देख सकते हैं, मोमेंटम और वेलोसिटी अगर आपको पता हो तो मैं आपको बताता हूं कि दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो जिस डायरेक्शन में, देखो मास तो कांस्टेंट रहता है, अब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट, क्योंकि दोनों ही वेक्टर, मतलब यहाँ पे देख सकते हो वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, और मास कांस्टेंट, तो जहां वेलोसिटी की डायरेक्शन वही मोमेंटम की डायरेक्शन, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ ना मोमेंटम को लिख सकता हूँ m इंटू वी वेक्टर। तो जहां v की डायरेक्शन होगी वहां मोमेंटम की डायरेक्शन, तो हमेशा ही सेम डायरेक्शन में रहते हैं। क्या रहते हैं, दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में। और आपको क्रॉस प्रोडक्ट का अगर जनरल फॉर्मूला बताऊं मैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट का जनरल फॉर्मूला, जैसे a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है, तो उसको ab cos थीटा लिखते हैं, और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में होता है तो ab sin थीटा लिखते हैं। तो मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, उसको मैं pv sin थीटा लिख सकता हूं। मैं इसको अगर मैं आपको शॉर्ट में लिख के बताऊं तो मैं इसको pv sin थीटा लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये दोनों का यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। अब आपको पता है दोनों सेम डायरेक्शन में, कभी दो चीज सेम डायरेक्शन में होती है तो उनके बीच का थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया, दोनों सेम डायरेक्शन में, साइन 0 0 होता है, तो मतलब इस पूरे का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एक्सपांडेड फॉर्म है पीवी साइन थीटा वही 0 हो रहा है, तो मतलब इसका क्रॉस 0 हो जाएगा। तो मैं इस पूरे को 0 कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 है, मैंने यहाँ पे रीजन भी लिख दिया है। ठीक है, पीवी साइन थीटा होगा और थीटा 0 तो पूरा 0, तो यहाँ पे सिर्फ आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर बचेगा। और अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, यही अपना टॉर्क होता है। ठीक है, टॉर्क वगैरह आपने पढ़ा होगा कि जैसे कोई अपना जैसे नट वगैरह अपन जिससे कसते हैं, तो जहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पे उंगली रख के अपन डायरेक्शन वगैरह निकालते हैं, जहां पे फोर्स है उसकी डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिखा जाता है टॉर्क, तो उससे टॉर्क मिलता है अपने को, आपने इसमें पढ़ा होगा। ठीक है, अपन तो यहाँ सिर्फ डेरिवेशन करने हैं, तो इसी को मैं टॉर्क लिख सकता हूं।
ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड, ओके, यहाँ पे अपन एक गलती करती है, यहाँ पे डीएल वेक्टर बाय dt आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर मैंने डिफरेंशिएशन करा तो इधर भी तो होगा डिफरेंशिएशन, अपन ने क्या करा, बस एक ही डायरेक्शन में कर दिया, सॉरी ये मिस्टेक हो गई अपने से, हर इधर भी डिफरेंशिएशन होगा ना, क्योंकि डीएल वेक्टर बाय dt यहाँ पे भी लिखाएगा, क्यों, मैंने उसका आपको रीजन बता दिया, क्योंकि इस डायरेक्शन में डिफरेंशिएशन हुआ, आरएचएस में डिफरेंशिएशन हुआ, इधर भी होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं, और इधर टाउ तो अपना आ ही चुका है, टाउ वेक्टर है ना, टॉर्क, तो डीएल वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू टॉर्क, यानी जो लीनियर मोमेंटम है उसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं तो मुझे सॉरी एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन करूं तो टॉर्क मिलता है, तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क अपना प्रूव हो गया, तो ये दूसरी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। अब डेरिवेशन कंप्लीट होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।